जो हर बार विजेता बनता है। पर इस बार क्या वो इस जंगल का अंत लिख पाएगा या जंगल उसकी कहानी का आखिरी अध्याय लिखेगा? पुष्पा के जीवन का सबसे डरावना अध्याय देखिए सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। क्या आप हिम्मत करेंगे? एक भारी लारी लाल चंदन से भरी हुई पहाड़ी सड़कों पर तेजी से भाग रही थी। पीछे पुलिस की जीप, सायरन की गूंज और गोलियों की आवाज से हवा थरथरा रही थी। लारी में बैठे लोग जानते थे कि एक गलती और उनकी जिंदगी खत्म। और तभी वो आया, पुष्पा। चेहरे पर सुकून, दिल में ताकत और हाथ में बंदूक। पुष्पा शांत लेकिन सख्त लहजे में ड्राइवर से, गाड़ी सीधी चलाओ, बाकियों को मैं देख लूंगा। पुष्पा ने लाल चंदन की बेशकीमती खेप को ओम प्रकाश तक पहुंचाया। ओम प्रकाश, वो आदमी जिसने गैर कानूनी सौदों की दुनिया में अपना नाम बनाया था। डील तेज और साफ थी, दोनों ही संतुष्ट हुए। पर रात जब गहरी थी और घर में सन्नाटा पसरा था, पुष्पा के फोन की घंटी बजी। दूसरी ओर था एक इन्फॉर्मर। उसने बताया रामघाट के जंगल के बारे में, एक ऐसी जगह जो लाल चंदन के पेड़ों से भरी हुई थी। पर उस जंगल के किस्से अलग थे। मौत वहां हर कदम पर इंतजार करती थी। भयंकर जानवर, आदिवासियों की क्रूर जनजातियां और एक ऐसा डर जिसने किसी को भी वहां पैर रखने नहीं दिया। पुष्पा के दिल में जिज्ञासा जागी, क्या यह जगह वाकई इतनी खतरनाक थी या यह बस डराने की एक कहानी थी? अगली सुबह पुष्पा अपने सबसे करीबी दोस्त रवि के साथ चाय के लिए रुका। हल्की बातचीत के बीच उसने कैजुअली रामघाट जाने की अपनी योजना का जिक्र कर दिया। चाय वाले की कानों ने उसकी बात पकड़ ली। वो तुरंत चौकन्ना हो गया। चाय वाले ने पुष्पा को दुकान के अंदर बुलाया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। चाय वाले ने पुष्पा को बुलाकर कुछ बेहद अहम बातें बताई। उसके शब्द डराने वाले थे, जंगल के खतरों की कहानियां सुनाने लगे। पर पुष्पा, उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। जो भी सुना उसे नजरअंदाज करते हुए वो अपने इरादे पर कायम रहा। उसके मन में एक ही बात थी, पुष्पा को कोई नहीं रोक सकता, ना आदमी, ना जानवर और ना ही प्रकृति। पुष्पा ने बाजार के शोरगुल में अपने इन्फॉर्मर से मुलाकात की। उसने पुष्पा को एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो शेखर शाह नाम के एक बड़े कारोबारी का आदमी था। शेखर शाह, एक ऐसा नाम जो अवैध कारोबार की दुनिया में मशहूर था। लाल चंदन का कारोबार करने वाले सबसे ताकतवर इंसानों में से एक। अंधेरे में एक शांत समुद्र तट पर पुष्पा और शेखर के आदमी की मुलाकात हुई। यह मुलाकात साधारण नहीं थी। पुष्पा ने जान लिया था कि रामघाट का जंगल सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक मौका है। लेकिन उसने अपनी शर्तें साफ रखी, रामघाट के लाल चंदन पर कब्जा करना। लेकिन पुष्पा वो आदमी नहीं था जो पर्दे के पीछे की डील करता। उसने साफ साफ कहा, मुझे शेखर शाह से खुद मिलना है। अगली रात एक भव्य हवेली में शेखर शाह से पुष्पा की मुलाकात हुई। शेखर, एक ऐसा नाम जो लाल चंदन के कारोबार का बादशाह था। उसकी निगाहें हमेशा शक और ताकत की जुगलबंदी में रहती थीं। बैठक शुरू हुई। शेखर शाह ने कई सवाल किए, पर पुष्पा ने सीधा जवाब दिया। उसने 50% मुनाफे की मांग की, आधे हिस्से की। शेखर, उसकी मुस्कान में एक चुनौती थी। उसे यकीन था कि यह आदमी रामघाट की मुश्किलों को पार नहीं कर पाएगा। तुम भी बाकी लोगों की तरह फेल हो जाओगे। ये शब्द शेखर के होठों से निकले। लेकिन पुष्पा, उसने इन बातों का जवाब नहीं दिया। वो शांत रहा।
पुष्पा ने अपनी टीम को इकट्ठा किया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में डर का हल्का एहसास। यह मिशन पहले की तरह आसान नहीं था। यह जंगल, रामघाट का जंगल, जहां कोई लौट कर नहीं आया। पुष्पा ने उन्हें समझाया, यह रास्ता कठिन है, लेकिन जो डरते हैं वे जीत का स्वाद कभी नहीं चखते। कुछ ने सहमति में सिर हिलाया, कुछ के चेहरे पर घबराहट साफ थी और कुछ ने कहा, पुष्पा हमारे साथ है तो हम डरें क्यों? बारिश तेज हो रही थी। पुष्पा ने सबको हड़बड़ी में तैयार होने को कहा। वह जानता था कि देरी उनके खिलाफ जाएगी। जंगल की रात कभी किसी की दोस्त नहीं होती। लोरी का इंजन गरजा और सफर शुरू हुआ। बारिश ने कच्चे रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था। जंगल अपनी पूरी ताकत से उनका इंतजार कर रहा था। हर पेड़ विशाल और डरावना, और हर मोड़ के पीछे छुपा एक अनजाना खतरा। जैसे जैसे सफर बढ़ता गया, पुष्पा के दिमाग में चाय वाले बूढ़े आदमी की बातें गूंजने लगी। उसने कहा था, रामाघाट का जंगल, जहां जानवर साधारण नहीं है, हाथी बड़े हैं जैसे पहाड़, झीलें रात में चमकती हैं जैसे उनके भीतर कोई रहस्य छिपा हो, और सांप ऐसे जो दुनिया के किसी और हिस्से में नहीं मिलते। पुष्पा ने उस बात को हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन अब जंगल की हर हरकत उसे उन बातों की याद दिला रही थी। बारिश लगातार तेज हो रही थी। कीचड़ भरे रास्ते पर लोरी फिसलने लगी। हर मोड़ पर एक नई चुनौती। फिर वे एक चौराहे पर पहुंचे। कोई संकेत नहीं, कोई नक्शा नहीं। टीम ने संदेह से पुष्पा की ओर देखा। उन्होंने दिशा चुनने का फैसला करना था, और उन्होंने एक रास्ता चुन लिया, सिर्फ अनुमान के आधार पर। लेकिन जैसे ही उन्होंने रास्ता चुना, दिन का उजाला अचानक गायब हो गया। जंगल ने खुद को अंधेरे के भीतर छुपा लिया। हवा में एक अजीब सी गंध भर गई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। और फिर उन्होंने आवाजें सुनी, दूर दूर तक दौड़ने की आवाजें। कोई छाया, शायद जानवर, शायद कुछ और, पर वो दिखाई नहीं दिया। सिर्फ उनकी धड़कनों की गूंज और जंगल का डरावना सन्नाटा। पुष्पा ने लोरी से उतरकर स्थिति को ध्यान से परखा। उसने टीम को इशारा किया और कहा, सभी अपना सामान उतारे, पर हथियारों को छोड़ दे। सिर्फ 1-2 हथियार ही साथ ले जाए, वो भी बस जानवरों को डराने के लिए। हमें बहुत लंबा पैदल चलना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि जानवरों के अलावा यहाँ कोई और खतरा है। जंगल की हर आवाज एक चेतावनी थी, पर पुष्पा और उसकी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। जंगल ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई थी, पर हर कदम के साथ वो उन्हें अपने जाल में खींच रहा था। पुष्पा और उसकी टीम जंगलों का अनुभव रखते हुए भी इस जगह को किसी और ही दुनिया का हिस्सा महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने वो देखा, कुछ ऐसा जिसने उनके दिलों को और तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। जमीन पर बिखरे हुए खोपड़ियों के ढेर, हड्डियां तीरों से छिदी हुई। यहां कोई लड़ाई हुई थी, यहां मौत हुई थी। टीम के भीतर दहशत फैलने लगी। कुछ ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, क्या हम वापस चले? उनकी आवाजों में डर साफ था। पुष्पा ने एक नजर खोपड़ियों पर डाली, पर डर को अपने भीतर दबा लिया। उसने टीम को इशारा किया, आगे बढ़ो, रुकने का समय नहीं। जंगल का रास्ता और रहस्यमय होता जा रहा था। हर कदम के साथ ऐसा लगता था कि जंगल उन्हें अपने जाल में खींच रहा है। और फिर पुष्पा रुका। उसके सामने एक चमकती हुई झील थी। यह वही झील थी जिसके बारे में चाय वाले ने बताया था। चमकती झीलें, जैसे किसी जादू का असर हो। पुष्पा का दिल एक पल के लिए कांप उठा। क्या यह सब सच हो सकता है? उसने उस बूढ़े की बातों को मजाक समझा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने वो सच था। झील का पानी ठंडा था। उसकी चमक हर कदम के साथ बढ़ती थी। टीम ने एक एक करके झील को पार करना शुरू किया। हर बार जब उनका पैर पानी में डूबता, पानी जैसे चमक उठता, एक अजीब जादुई चमक जो उन्हें और डराती थी। पुष्पा जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे का सफर और खतरनाक होने वाला था।
जंगल ने अभी अपनी असली ताकत नहीं दिखाई थी। टीम के एक सदस्य वीरू की नजर अचानक कुछ अजीब चीज पर पड़ी। वो एक सफेद विशाल आकृति थी। उसकी पूंछ अंधेरे में चमक रही थी। वीरू को अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या वो सच में एक बाघ था या ये जंगल का कोई मायाजाल? वीरू ने डरते हुए पुष्पा को बताया, लेकिन उसकी बातों में इतनी बढ़ा चढ़ा कहानी थी कि पुष्पा ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। टीम ने अपनी यात्रा जारी रखी, पर जंगल अब और भी खतरनाक हो चुका था। और फिर एक गर्जना। ये कोई आम बाघ की आवाज नहीं थी। ये ऐसा था जैसे पूरा जंगल दहाड़ रहा हो। हर पेड़, हर पत्ता जैसे इस गर्जना से कांप उठा। बाघ ने टीम को चारों तरफ से घेरा। उसकी हर हरकत एक खतरा थी। टीम के कुछ लोग जख्मी हो गए और बाकी पेड़ों पर चढ़ने लगे। रमेश नीचे रह गया। बाघ उसकी तरफ बढ़ रहा था। टीम ऊपर से देख रही थी, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी उसे बचाने की। पुष्पा, जो अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ा होता है, नीचे उतरा। उसके हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी। पुष्पा ने जमीन पर कदम रखा और अपनी लकड़ी से जमीन पर जोर से वार किया। आवाज जंगल में गूंज उठी। बाघ ने अपनी नजर रमेश से हटा ली और सीधे पुष्पा की तरफ देखा। बाघ पास और पास आता गया, जैसे डर और मौत हवा में घुल गए हो। पुष्पा खड़ा रहा, अडिग। बाघ के पंजे, उसकी जबड़े, सब कुछ अब बेहद करीब था। और फिर अंधकार। वो बाघ जो रात भर मौत का साया बनकर रहा था, सुबह के उजाले में गायब था। पुष्पा ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसका शरीर थका हुआ और दिमाग सवालों से भरा हुआ। बाघ ने मुझे क्यों छोड़ा? यह सवाल बार बार उसके जेहन में गूंज रहा था। जैसे ही वो उठता है, उसकी टीम के बचे हुए लोग उसके पास आते हैं। उनके चेहरों पर डर और थकान साफ झलक रही थी। लेकिन पुष्पा के दिमाग में एक वादा गूंज रहा था। अब जब इतनी जिंदगी जा चुकी थी, पुष्पा के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना। उन परिवारों के लिए पैसा लाना जिनके लिए वो इस मिशन पर निकला था। गुस्से और पछतावे के बीच पुष्पा ने खुद को संभाला। वो जानता था अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके साथियों के चेहरों पर डर साफ था, और वो भी बिना हथियार और थकी हुई टीम के साथ दबाव महसूस कर रहा था। थकान के मारे टीम को रुकना पड़ा। वो पेड़ों के नीचे बैठकर सांसें लेने लगे। पर जंगल ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। एक तीर हवा को चीरता हुआ आया और सीधे एक आदमी के सीने में जा धंसा। वो वहीं गिर पड़ा। कहीं से तीर आ रहे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि छुपे कहां। जंगल अब एक युद्ध का मैदान बन चुका था। फिर वो आए। लाल रंग में रंगे उनके शरीर पर जंगली निशान और आंखों में भयानक क्रूरता। जंगल के जानवर जैसे वो चिल्लाते हुए दौड़े। हर तरफ तीर बरस रहे थे। कुछ टीम के पीछे दौड़ रहे थे, जैसे उन्हें फाड़ कर खा जाएंगे। हर जगह खून और चीखें गूंजने लगी। पुष्पा और उसके दो साथी किसी तरह पेड़ों के पीछे छुप गए, लेकिन जो बाकी बचे थे वो इस हमले में मारे गए। उसकी नजर में अपने साथियों के परिवारों की तस्वीरें घूमने लगी। वो सोच रहा था, यह सब मेरी वजह से हुआ। कुछ देर बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। वो आदिवासी सोच रहे थे कि सब मर चुके हैं। किसी तरह वो अपनी लॉरी तक पहुंच गए, पर उस लॉरी तक पहुंचने के रास्ते ने पुष्पा को एक नया ख्याल दिया।
उसने वो बड़े बड़े पत्थर देखे जो पहाड़ी पर रखे हुए थे, और तभी एक आइडिया उसके दिमाग में कौंधा। पुष्पा की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसे वो क्रॉस रोड याद आया जो बड़े पत्थर की ओर जाता था। उसने अपनी 2 बचे हुए साथियों को लॉरी में चढ़ने का इशारा किया। लॉरी के पहिए जंगल की जमीन को चीरते हुए तेजी से घूमने लगे। पुष्पा अपने गुस्से और जिद में लॉरी को पूरी रफ्तार से चलाने लगा। रास्ता उबड़ खाबड़ था, पर पुष्पा की नजरें सिर्फ उस बड़े पत्थर पर टिकी थी। जैसे ही लॉरी बड़े पत्थर के पास पहुंची, पुष्पा ने झटके से ब्रेक लगाया। वो लॉरी से कूद पड़ा और लॉरी को सीधे बड़े पत्थर की तरफ बढ़ने दिया। उस लॉरी में छुपा था विस्फोटक, और जब वो लॉरी उस पत्थर से टकराई, वो विशाल पत्थर हिला और धीरे धीरे लुढ़कने लगा। जंगल की जमीन कांपने लगी। वो पत्थर अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर लुढ़क रहा था। पेड़ गिरने लगे, जमीन फटने लगी और जंगल तबाही का मंजर बन गया। वो पत्थर सीधे आदिवासियों के गांव में घुसा। झोपड़ियां ध्वस्त हो गई। आदिवासी चीखने लगे। लाल रंग में रंगे आदिवासी, जो अभी तक भयंकर और अजेय लग रहे थे, अब मदद के लिए रो रहे थे। उनका गांव राख बन चुका था। उनकी चीखें जंगल के सन्नाटे में गूंजने लगी। पुष्पा ने अपने बचे हुए साथियों को देखा। उसने इशारा किया, चलो। उन्होंने उस साफ किए गए रास्ते का पीछा किया जो पत्थर ने उनके लिए बनाया था। आखिरकार वो एक गांव पहुंचे जहां लाल चंदन के पेड़ों की भरमार थी। पर इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। आदिवासियों के आंसू और उनके चीखते चेहरे इस तबाही का गवाह थे, और पुष्पा के दिल में सिर्फ एक भारी खामोशी। गांव में तबाही के बाद भी लाल आदिवासियों के दिलों में आक्रोश चल रहा था। उन्होंने गुस्से में अपनी कुल्हाड़ियों और भालों के साथ पुष्पा और उसकी टीम की ओर दौड़ लगाई। तभी पुष्पा के एक साथी ने घबराहट में अपनी मशीन गन निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज और गिरते हुए आदिवासियों ने पूरे गांव को झकझोर दिया। पुष्पा चीखा, रुको! पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदिवासी, जो पहले ही भारी नुकसान सह चुके थे, अब और नहीं लड़ सके। उनकी आंखों में डर और दर्द था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगे। पुष्पा ने पेड़ों को काटने की योजना बनाई, लेकिन जंगल ने एक और चुनौती दी। जैसे ही उन्होंने पेड़ों के पास कदम रखा, अचानक आकाश काले बादलों से भर गया और फिर विशाल मधुमक्खियों का झुंड दिखाई दिया। ये मधुमक्खियां, जो आदिवासियों के लिए सामान्य थी, पुष्पा और उसके साथियों पर हमला करने लगी। डंक इतने तेज और दर्दनाक थे कि उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। उनके शरीर जलन और दर्द से कांप रहे थे। भागते भागते पुष्पा की नजर एक विशाल मटके पर पड़ी। मटके के अंदर गाढ़ा लाल रंग का तरल भरा था। तभी उसे आदिवासियों के शरीर पर उस लाल रंग का राज समझ में आया। यह तरल मधुमक्खियों को दूर रखने का साधन था। पुष्पा ने बिना समय गंवाए उस रंग को अपने ऊपर लगाया, लेकिन सिर्फ एक मटका 3 लोगों के लिए काफी नहीं था। इसलिए उन्होंने पूरे गांव में और मटके ढूंढे। एक एक कर उन्होंने अपने शरीर को पूरी तरह से लाल रंग से ढक लिया। अब पूरी तरह से लाल रंग में रंगे पुष्पा और उसकी टीम आदिवासियों के गांव से गुजरते हुए लाल चंदन के पेड़ों के पास पहुंचे। अब जंगल का हर कोना उनका रास्ता था। उन्होंने बड़ी सफाई से लाल चंदन के पेड़ों को काटा, लकड़ियों को करीने से लगाया और पुष्पा ने फोन पर